बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का ये लास्ट पार्ट है और इसको रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी एंड डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम के टॉपिक के रूप में हम पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। कार्डियक एक्टिविटी की बात करें तो अगर ह्यूमन हार्ट की बात कर लें, आपको पता है ह्यूमन हार्ट 4 चैम्बर्ड है ना। साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ पे SA नोड है और यहाँ पे AV नोड है। दिस इज व्हाट, दिस इज SA नोड एंड दिस इज AV नोड, साइनोएट्रियल नोड एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, मायोकार्डियल सेल से ही बना हुआ इसी की टिश्यू है और ये ऑटोमेटिक रिदमिक क्या करता है, सिग्नल सेंड करता रहता है, ऑटोमेटिकली सिग्नल्स सेंड करता रहता है। ठीक है, एकदम समझ में आ रहा है। तो ये नेचुरल पेसमेकर हो गया। ये क्या हो गया, नेचुरल पेस मेकर। ये समझ में आ रहा है ना, नेचुरल पेस मेकर। तो हमारा हार्ट कैसा हो गया फिर, मायोजेनिक हार्ट हो गया। ये जो कार्डियक मसल्स हैं इसमें SA नोड और AV नोड, खासकर SA नोड ये खुद ही रेगुलेट करता है एकदम बढ़िया। नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन बीइंग में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। 75 से 80 टाइम पर मिनट ये बीट करता रहता है, कहीं कोई समस्या नहीं आती है। समझ में आ रहा है। तो कैसा हार्ट हो गया भाई, मायोजेनिक हार्ट। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ब्रेन इसे कंट्रोल करता है? नहीं भाई, देख के तो नहीं लग रहा ना। ओके, क्या कुछ और कंट्रोल करता है? नहीं। ओके, थोड़ा थोड़ा पार्शियली, पूरी तरह से नहीं, पार्शियली। देखिए ब्रेन में मेडुला ऑब्लंगेटा, मेडुला ऑब्लंगेटा, ठीक है। ब्रेन में क्या है, मेडुला ऑब्लंगेटा है और यहाँ से 2 नर्व्स निकलती हैं, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। और ये दोनों ही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट हैं, सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक भी, दोनों ही ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट हैं। अब ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जब ये अपने इम्पल्स को प्रोवाइड करता है, जब ब्रेन को ऐसा फील होता है कि उसे बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, तो ब्लड को थोड़ा तेज फ्लो होना चाहिए, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, रेस्पिरेशन होगा और ATP बनेगी। यही बात है ना। ज़्यादा से ज़्यादा तभी हो सकता है, और तो कोई तरीका है ही नहीं। और अगर और कोई तरीका नहीं है तो सिंपैथेटिक नर्वस जो कि मेडुला ऑब्लंगेटा के कंट्रोल में है, ये ऑटोनोमस है। ठीक है, तो ये हार्ट रेट को एनहांस कर देगा, बढ़ा देगा। अब अगर ये ज़्यादा बढ़ेगा तो इसमें टेटनस वाली कंडीशन आ सकती है, अरेस्ट हो सकता है या प्रॉब्लम आ सकती है भाई, है ना। नॉर्मल से कोई भी एक्स्ट्रा वर्क करेगा जिसकी आदत नहीं है तो प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी, नॉर्मल करना पड़ता है ना उसको। ठीक है, तो इसका जो जोड़ीदार है पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स, जो नर्वस सिस्टम है, ये इसको नॉर्मल करता है। इवन कभी कभी तो नॉर्मल रेट से भी नीचे कर देता है, प्रॉब्लम हो जाती है भाई साहब। तो ब्रेन कंट्रोल तो नहीं करता, बट हाँ थोड़ा बहुत रेगुलेशन में हेल्प जरूर करता है। ठीक, अब एक कंडीशन ऐसी है कि ये फंक्शन ना करे, मेडुला ऑब्लंगेटा से सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक फंक्शन ना करे, हार्ट पे इनका मैसेज ना पहुँचे, तो कोई दिक्कत नहीं। ये अगर हेल्दी है, यानी हमारा हार्ट अगर हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं, ये अपना वर्क करता रहेगा। बस यही है कि स्पीड नहीं बढ़ पाएगी, और क्या। ठीक है, तो ब्रेन के कंट्रोल में, पार्शियल कंट्रोल में है, ये समझ में आ गया ना। सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक इंक्रीज करेगा रेट को, पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करेगा रेट को, धड़कने की गति को थोड़ा स्लो कर देगा। और कोई कंट्रोल तो नहीं होता। ठीक है, होता है ना। किडनी की बात कर लेते हैं।
तो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है जिसको कि हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। तो एड्रीनल ग्लैंड से दो हार्मोन्स निकलते हैं, ठीक है। एक है एड्रेनालिन और दूसरा है नॉर एड्रेनालिन। एक है एड्रेनालिन और दूसरा कौन है भाई? नॉर एड्रेनालिन, ठीक है। और एड्रीनल के किस पार्ट से ये निकलते हैं? ये मेडुला पार्ट से निकलते हैं, मेडुलरी पार्ट से, है ना, कॉर्टेक्स से नहीं, मेडुलरी पार्ट से। ये समझ में आ गया बढ़िया से? अब देखो ये जो एड्रेनालिन है ना, इसको कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, ठीक है, या इसी को इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन। ये समझ में आ गया भाई? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एंड इमरजेंसी हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रेनालिन को। इसी का एक और नाम एपिनेफ्रिन भी है। ओके, तो मारो और भागो, हिंदी में कहते हैं मारो और भागो हार्मोन होता है। इमरजेंसी आपातकालीन हार्मोन करता क्या है? देखिए, इमरजेंसी की कंडीशन में, आपातकाल के समय, एड्रेनालिन के मेडुलरी पार्ट से, एड्रेनल ग्लैंड के मेडुलरी पार्ट से एड्रेनालिन हार्मोन सिक्रीट होता है और हार्ट के नॉर्मल रेट को बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है, बहुत तेज़ी से बढ़ाता है, जिससे कि ब्लड सप्लाई बहुत फास्ट हो जाती है और इतनी स्पीड होती है, इतनी पीक पे आती है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, इतनी पीक पे आती है कि थोड़ी देर के लिए तो ब्रेन के साथ हमारा सामंजस्य खत्म हो जाता है 1-2 सेकंड के लिए। मतलब उस एक्साइटमेंट में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो जैसे आपको गुस्सा आता है, भयंकर गुस्सा आ रहा है, क्रोध एकदम, उस समय ये हार्मोन बड़ा रोल प्ले करता है भाई साहब। मतलब यही सब देवदूत हैं, पहले से खड़े हैं, लड़ाई करवा देंगे, तुम बेटा चिल्लाओ तो सही, हम लड़ाई करवा देंगे। ये लड़ाई करवाने वाले देवदूत हैं मारो और भागो हार्मोन, ठीक है, एड्रेनालिन। जैसे ही एक्साइटमेंट आएगा वैसे ही इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, थोड़ी देर के लिए आपका ब्रेन का कनेक्शन लॉस होगा और उसी मिली फ्रैक्शन में आप कुछ एक्टिविटी करेंगे, या तो आप मार देंगे और या तो फिर आप शांत होकर निकल लेंगे वहाँ से। ओके, तो स्पीड को बढ़ा देगा कौन? एड्रेनालिन एनहांस कर देगा। अब अगर लगातार एनहांस रहेगा तो पता है कि इसमें प्रॉब्लम आएगी और ये ब्रेक डाउन हो सकता है, मतलब हार्ट फेल भी हो सकता है, पंप करना बंद कर सकता है, या ऐसी कंडीशन आएगी कि टेटनस वाली कंडीशन में आकर रुक जाएगा। फिर तो ऐसा ना हो जाए, इसीलिए तुरंत थोड़ी ही देर के बाद, 1 या 2 सेकंड के ही बाद वहाँ से नॉर एड्रेनालिन भी सिक्रेट होने शुरू हो जाते हैं और इंक्रीज्ड रेट को फिर से नॉर्मल पे ले आते हैं, इवन कभी कभी थोड़ा नीचे ले आते हैं। फिर अब हार्ट अपना मायोजेनिक एक्टिविटी देखते हुए फिर से सही कर देता है। जैसे आप कभी बैठे रहते हो, अचानक से पीछे से कोई आए बोल दे हाँ, डर लग जाता है। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में अचानक से आराम से बढ़िया टहलते हुए आप एकदम शांत, आपको पता नहीं है, और अचानक से कोई साइड से आके बोल दे हाँ, या कोई बगल से बाइक वाला गुजरे और चला तो बाइक रहा है लेकिन हॉर्न कार वाला है, पों बजाता है, गुस्सा तो मन करता है चप्पल निकाल के मारे। उस समय तो हार्ट बीट थोड़ी सी बढ़ी जाती है ना, क्योंकि इमरजेंसी हार्मोन तुरंत रिलीज होता है। यस, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट द रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। अब हम डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। डिसऑर्डर ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। पहला डिसऑर्डर है यहाँ पे, वो है हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। हाइपर का मतलब ही होता है ज़्यादा, टेंशन मतलब तनाव। तनाव कहाँ होगा? ब्लड वेसल में होगा। जब हम उस स्फेग्मोमैनोमीटर का यूज़ करके टेंशन को चेक करते हैं और वो ज़्यादा है। अब ज़्यादा का मतलब क्या? देखिए, नॉर्मल ब्लड प्रेशर हेल्दी ह्यूमन बीइंग का ये सिस्टोल होता है और डायस्टोल होता है, ठीक है, मैंने आगे पीछे लिख दिया था पर बेसिक यही है। दिस इज व्हाट सिस्टोलिक प्रेशर एंड दिस इज व्हाट डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल कंडीशन की बात हो रही है। हाइपरटेंशन की कंडीशन में क्या होगा?
कि जब आप चेक करेंगे, रेगुलरली चेक करेंगे, बार बार चेकअप में 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर इंडिकेट हो, हर बार 140/90 हो। और ये 140 अगर हो जा रहा है, ठीक है, 140 हो रहा है तो एक बार कंसीडर कर सकते हैं, चलो ठीक है नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी साथ में 90 हो जा रहा है, ये प्रॉब्लमेटिक है। मतलब सिस्टोल के साथ डायस्टोल भी 90 हो रहा है, अब सच में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो ऐसी कंडीशन में बहुत 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 बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉर्मली इसमें जो सबसे पहली चीज़ खराब होनी शुरू होती है वो है किडनी। मतलब हमारे हार्ट में तो प्रॉब्लम आती ही है, इसके अलावा जो नॉर्मल ऑर्गन फेलियर होता है तो पहला ऑर्गन जो प्रभावित होता है और फेल होना शुरू होता है किडनी। किडनी फेलियर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में बहुत कॉमन है। इसके अलावा किडनी फेलियर के अलावा ब्रेन हैमरेजेस, हमारी नसें फट जाती है ब्रेन के आसपास की कई बार, ये भी बहुत कॉमन है हाइपरटेंशन के पेशेंट्स में। ठीक है, हाइपरटेंशन भी खतरनाक है, इसी तरह से हाइपोटेंशन भी खतरनाक है। जैसे यहाँ हाई ब्लड प्रेशर है, वैसे ही लो ब्लड प्रेशर होता है, वो भी बहुत खतरनाक है। वहाँ पे क्या होगा कि ये 100 और ये 60 के नीचे चलाएगा, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है भाई। तो लो हो गया तब भी दिक्कत, तो बेहोश होकर गिर पड़ेगा। लो होने का मतलब है कि सफिशिएंट ब्लड की सप्लाई ही नहीं हो पा रही है, मतलब एफिशिएंटली पंप नहीं हो पा रहा है, हमारा हार्ट पंप नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं कितनी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, दूसरी जो एनसीईआरटी में डिजीज दी हुई है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी मतलब जो ह्यूमन हार्ट है वहाँ पे जो आर्टरी होती है, जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई हार्ट के अंदर करती है, उसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। और उसके अंदर डिजीज़ हो जाए। अब ये डिजीज़ क्या है, देखिए कोरोनरी आर्टरी पतली पतली भाई होती हैं और उसकी ब्रांचेस और भी पतली होंगी। तो यहाँ पे नॉर्मली कैल्शियम कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, इसी तरह के मॉलिक्यूल्स जब वहाँ पे इकट्ठे होने लगते हैं, कहाँ, आर्टरी में, उनकी ब्रांचेस में, तो ब्लॉकेज करते हैं। उस पर्टिकुलर एरिया में क्या करते हैं, ब्लॉकेज, उस वेन, वो उस आर्टरी में क्या करेंगे, ब्लॉकेज कर देंगे। इसको कैड भी कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड कैड। ठीक है, इसको एक और नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ये नाम भी लिया जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये सारे नाम इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि नीट में कुछ भी पूछ लेता है, भाई ये क्या है, ये क्या है, तो आपको पता तो होना चाहिए भाई, ये तो सेम है। हाँ, जिसका नाम राम था उसी का नाम चुनमुन है, मतलब दोनों सेम हो गए, मतलब नाम तो आपको पता ही होना चाहिए। यस, एग्जैक्टली। ओके, तो ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा कि ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, और जिस पार्ट में ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी वो पार्ट फंक्शन करना बंद कर देगा और वो फ्रैक्शन बिल्कुल डेड होना शुरू हो जाएगा। इस पर्टिकुलर डिजीज़ को, जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, अब वो जो पार्ट डेड हो जाता है, उस डेड पार्ट को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्टेड पार्ट कहते हैं। और ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसको कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, यानी वहाँ पे मायोकार्डियल डेड पीसेस बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया। अब तीसरी जो डिजीज होती है उसको बोलते हैं एंजीना। दिस इज व्हाट, एंजीना। ओके, नाउ व्हाट इज एंजीना? एंजीना को एंजीना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म जो होता है एंजीना पेक्टोरिस, मैं लिख देता हूँ, एंजीना पेक्टोरिस ये भी कहा जाता है। तो एंजीना पेक्टोरिस ये भी ब्लड सप्लाई से रिलेटेड ही डिजीज़ है, लेकिन
ये कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड नहीं है। और इसमें चेस्ट पेन होता है, सीने में बहुत एक्यूट चेस्ट पेन होता है, और लेफ्ट साइड का जो हैंड है इसमें झंझनाहट के साथ दर्द होता है, रेडिएटिंग पेन होता है एंजिना पेक्टोरिस में। ये समझ में आ रहा है? इसमें कहीं कोई दिक्कत? ठीक है। अब एंजिना पेक्टोरिस क्यों होता है? सवाल तो यही है ना कि भाई इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा था वेसल्स में, यहाँ ब्लॉकेज नहीं हो रहा था, यहाँ ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है जब हमारे हार्ट के किसी पार्ट में, खासकर जहाँ भी, मतलब जिस पार्ट में, वहाँ से एक पेन स्टार्ट हो जाता है। प्रॉब्लम तो फिर से वही होगी, है ना, रेडिएटिंग पेन स्टार्ट होगा। ठीक, तो एंजिना पेक्टोरिस और कोरोनरी आर्टरी डिजीज में बेसिक डिफरेंस यही है। यहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा था आर्टरीज में, यहाँ ब्लॉकेज तो नहीं हो रहा है एज इट इज़, बट ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ही कम हो जाती है, और मसल्स, जो हार्ट की मसल्स हैं उसमें प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, किसी भी एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम हो सकती है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकती है, बट दिल टूटने वाले एज ग्रुप में थोड़ा ज़्यादा होती है। जो मजनू टाइप के लोग होते हैं उनका दिल टूट जाता है ना, देखते हैं ना, हार्ट अटैक से मर जाते हैं। राम गए थे कहाँ वनवास, मर कौन गए? दशरथ। क्या हुआ? उनके अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। ठीक है, यानी अचानक से चेंजेस आ जाते हैं। समझ में आ रहा है? किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है, बट मिडिल एज और एल्डर एज में बहुत ज़्यादा होता है, ये याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है, जो फोर्थ कंडीशन यहाँ पे दी हुई है, वो है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर, ओके, नाम देख के आपको क्या लग रहा है? हार्ट फेल हो गया। ठीक है, हार्ट फेल हो गया। अच्छा, हार्ट फेल हो गया का मतलब क्या? फेल हो गया मतलब धड़कना बंद कर दिया। ओके, और ध्यान से समझिए, इसको कंजेशन वर्ड के साथ जोड़ा जाता है। इसको कंजेशनल प्रॉब्लम भी कहा जाता है। क्यों? हार्ट फेलियर का सिंपल सा मतलब यह है कि लंग्स के साथ जो इसमें ब्लड का जो एक्सचेंज हो रहा था, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा था, वो एक्सचेंज किसी भी तरह से लंग्स के साथ जो अभी तक संबंध अच्छे थे वो खराब हो गए। ये समझ में आ रहा है? यानी ये प्रॉब्लम लंग्स के कंजेशन की वजह से होता है। लंग्स के कंजेशन की वजह से हार्ट अपनी नॉर्मल एक्टिविटी को स्टॉप कर देता है और अंत में फेल हो जाता है, पंप करना बंद कर देता है। ये समझ में आ गया? तो ये है हार्ट फेल्योर। कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं वो अलग चीज है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है, हार्ट फेल्योर अलग चीज है। दोनों में डिफरेंस होते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, और इतना ही आपके कोर्स में, इसको अच्छे से पढ़िए। कहीं भी कोई दिक्कत होगा, यू आर फ्री टू आस्क। ठीक है, मैं हमेशा आपकी हेल्प करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।